उसी का आज कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करना चाहेंगे। पहले सबसे पहले आप सभी को हमारा गुड आफ्टरनून। जी अक्की जी हेलो सर, और राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, अनुज पांडे जी गुड आफ्टरनून, ओजीए वाले गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा नमस्कार है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है। एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से कि आवाज़ क्लियर है, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करिए, एक बार कमेंट करके बताइए आवाज़ क्लियर है। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल पढ़ाया था द्रव के सामान्य गुण के अंतर्गत, तो आज द्रव के सामान्य गुण के अंतर्गत जो अगला अगला टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे आपको। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो पास्कल का लॉ है, पास्कल का नियम क्या होता है, उस पर और चर्चा करेंगे। कल हमने जो द्रव के जितने भी प्रकार थे, उसके जितने भी यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, ये सभी के विषय में चर्चा किए थे। आज हम क्या करेंगे, पास्कल लॉ से स्टार्ट करेंगे कि पास्कल लॉ क्या होता है और उसके बर्नौली प्रमेय क्या होता है, ये सभी के विषय में पूरा चर्चा करेंगे। तो आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पास्कल लॉ, पास्कल लॉ ये हमारा है। पास्कल का दाब संबंधी नियम क्या है, पास्कल का दाब संबंधी नियम क्या है, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में, अर्थात कहा क्या गया है कि गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। अर्थात क्या कहा गया है कि द्रव गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। परंतु परंतु क्या कहा गया, परंतु गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब एक समान होता है। अर्थात कहा गया है कि गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। और क्या बोलता है, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर समान दाब पड़ता है। ठीक है, और कहा गया जब किसी बर्तन में, जब किसी बर्तन में, बंद पात्र में, बंद पात्र में, बंद पात्र में, बर्तन में द्रव के किसी भाग पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, तो यह बल बिना क्षय के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, संचरित हो जाता है। अर्थात कहने का जो तात्पर्य है, मतलब गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में जब किसी बर्तन में जब कोई द्रव जो भरा रहता है, अगर उस पर दाब हम आरोपित करते हैं तो वह उसके समान क्षेत्रफल, वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान दाब डालता है। ये हमारा पास्कल का नियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पास्कल का नियम है। चलिए यहाँ पे कुछ देखिए बताया गया है। पास्कल का नियम जो हमारा होता है, ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है हमारा, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है हमारा पास्कल के नियम पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है हमारे पास्कल लॉ पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है, ये सब क्या है, पास्कल के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, पास्कल के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा देखिए सामने एक फिगर है। इसमें क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, फोर्स यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे जब, तो ये इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है। अगर यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड जो है इसके समान क्षेत्र, ये पूरे पूरे पे क्या करेगा, समान दाब प्रवाहित करेगा, समान दाब डालेगा, जिससे कि यह क्या ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए, ये स्पष्ट रूप से ये चित्र जो बनाया गया है स्पष्ट रूप से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ देखिए आप, कार की जहाँ रिपेयरिंग होती है, कार की रिपेयरिंग, दो पहिए की रिपेयरिंग होती है, वहाँ इसका हाइड्रोलिक प्रेस का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या है, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगर यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे दाब अगर लगाएंगे, यहाँ पे दाब लगाएंगे तो यह इसको ऊपर उठाएगा। अर्थात इसके ये द्रव जो होता है हमारा, ये समान समान जिस द्रव के जो प्रत्येक कण होते हैं, ये समान रूप से सभी स्थान पे क्या है, समान बल आरोपित करेंगे, और इसे क्या आसानी से ऊपर उठ जाता है। कार या गाड़ी को ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे कि रिपेयरिंग करने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, या क्लियर हो गया ना आप लोगों को, एक फिगर के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, तो क्लियर है ना। दिशा शर्मा जी, देखिए अभी क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस चल रहा है। अभी यहाँ पे पूरा थ्योरिकल यहाँ पे चल रहा है। प्रैक्टिस जो है ये, जिसका जब जो समाप्त हो जाएगा ये पूरा, तो उसमें पूरा आपको थ्योरी पूरा कराएगा, जिसमें से 50-60 क्वेश्चन पर डे आपको लाया जाएगा। ठीक है, तब थोड़ा आपको पढ़ने में, वहाँ पे क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना, हाइड्रोलिक प्रेस कैसे वर्क करता है।
ये पास्कल के सिद्धांत पे पूरा ये क्या करता है, पूरा प्रॉपर ये वर्क करता है पास्कल के सिद्धांत पे। पास्कल का सिद्धांत यह है कि जब किसी पात्र में कोई द्रव जब भरा रहता है, अगर उसके एक सिरे से अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वह द्रव के जो प्रत्येक कण होते हैं वो समान क्षेत्रफल, मतलब हर द्रव की मतलब सतह के प्रत्येक प्रत्येक स्थान पर समान दाब डालते हैं, अर्थात समान दाब डालते हैं, जिसके कारण क्या क्या होता है, जैसे ऊपर उठने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक क्लियर था ना सभी को। अब देखिए द्रव उच्छेप अथवा उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, देखिए बताया गया है, किसी वस्तु को द्रव में, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर, आंशिक या, जब द्रव को क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, द्रव है, देखिए एक पात्र हम बनाए हैं, इसको जब जब द्रव में किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, पूरा या तो आंशिक रूप से जब डुबोया जाता है, डुबाने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया यह बल उच्छेप बल कहलाता है। अर्थात जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, द्रव में जब हम डुबोते हैं तो क्या करते हैं, जब द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा एक क्या है, उस वस्तु पर एक विपरीत दिशा में एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी को क्या बोला जाता है, उत्प्लावन बल या उच्छेप बल बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उच्छेप बल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर बना के हमने बताया है, फिगर बना है, देखिए एक पात्र है, इसमें द्रव भरा गया है और इसमें क्या है, एक वस्तु को इसमें क्या है डुबोया जा रहा है। जब डुबोते हैं इस वस्तु को इसमें तो क्या है, इसके द्रव के विपरीत दिशा में एक क्या फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स लगता है, जिसको ही क्या बोला जाता है, उच्छेप। तो चलिए टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण क्लासें कुछ बाधित हो जा रही थी बीच में, तो टेक्निकल इशू हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा सॉल्व कर दिया गया है। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि सभी के पास हमारी जो वीडियो है और आवाज़ है वो विजुअल हो गई हो, तो क्लास फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए सॉरी है सभी को। एक बार कमेंट करके बताइए, हम स्टार्ट करते हैं फिर से। कमेंट करके बताइए, एक बार स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए हम पढ़ा रहे थे आपको द्रव उच्छेप अथवा उत्प्लावन बल क्या होता है। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से जब डुबोया जाता है, माया यादव जी क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोने पर, किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से जब डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा क्या किया जाता है, द्रव के द्वारा एक क्या है, एक विपरीत दिशा में एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसे ही क्या बोला जाता है, उत्प्लावन बल बोला जाता है, ठीक है, उत्प्लावन बल बोला जाता है। और यह बल जिस केंद्र से उत्पन्न होता है उसके उत्प्लावन केंद्र बोला जाता है, उसको क्या बोलता है, उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। या जैसे ये जो सेंटर है जहां से ये बल ऊपर की दिशा में लग रहा है उसी क्या बोलते हैं, उत्प्लावन केंद्र बोला जाता है, ठीक है। ये उत्प्लावन, इसको केंद्र बोला जाता है, जहां से फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है उसको उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। अर्थात वह बल जो उस वस्तु को उस ऊपर की दिशा में ढकेलने का प्रयास करता है, उस बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना सभी को। चलिए अब यहां देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, चलिए इस पे एक बार चर्चा कर ली जाते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में, जो है किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी आ जाती है। जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। यह कमी जो होती है वस्तु के भार में, यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होती है, बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। और यह जो कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है, ठीक है। वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है यह कमी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिगर बना है देखिए, आर्किमिडीज सिद्धांत बता रहा 6 kg का एक क्या है, एक ब्लॉक है, एक पिंड है, एक वस्तु है, इसको द्रव में क्या है, डुबोया जा रहा है।
इसको क्या है, वस्तु को यहाँ पे देखिए इसमें डुबोया नहीं गया है, यहाँ पे देखिए डुबोया गया है, और इसमें देखिए एक यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया है, और यहाँ पे ये जो जल इसके अंदर एकत्रित हुआ है, ये जो जो जल एकत्रित हुआ है इस वस्तु के भार के बराबर है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसी में इसकी आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है, यही आर्किमिडीज के सिद्धांत में बताया गया है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया गया है। जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव की जो वस्तु है इसके भार में क्या होती है, कमी आ जाती है, और यह जो कमी है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है, वह वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। इसके भार में जितनी कमी आएगी, इस वस्तु के भार में जो कमी होगी इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होगी। ठीक है, यह क्लियर है ना सभी को? एक बार फिर से देख लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। वस्तु के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है, और यह कमी जो होती है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। यह जो कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ सभी को? आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब और बताते हैं इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत में क्या होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पानी में तैरते हैं तो पानी में जब कूदते हैं या तैरा जाता है तो क्या है, हमारे भार में कमी आती है ना, महसूस होती है, कमी महसूस हो जाती है नहीं। तो वही ये हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही ये सब क्या है प्रोसेस वर्क करते हैं। ये सभी क्या है आर्किमिडीज के सिद्धांत में वर्क करते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व जो होता है किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व जो होता है यह सूत्र है, इसको आप लोग नोट के लिए लीजिएगा। किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, किसी ठोस का जो अपेक्षिक घनत्व होता है, ठोस का वायु में भार बटे जल में ठोस के भार में कमी। किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, ठोस का वायु में भार, ठोस का वायु में भार, ठोस का वायु में भार, ठोस का जो हो वायु में भार बटे जो हो जाता है जल में ठोस के भार में कमी। जल में ठोस के भार में कमी, ठोस के भार में कमी, ठोस के भार में कमी। ठीक है, किसी ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस का वायु में भार जो होता है और जल में ठोस के भार में जो कमी होती है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का एक सूत्र है हमारा। इसी पे ये हमारा किसी ठोस का जो घनत्व निकाला जाता है इसी सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। और एक हमारा सूत्र होता है किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व, अभी हम ठोस का अपेक्षिक घनत्व निकाले, अब किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व, किसी द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो हमारा, किसी द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व होता है, द्रव में ठोस के भार में आई कमी, द्रव में ठोस के भार में आई कमी, ठोस के भार में आई कमी बटे होता है जल में ठोस के भार में कमी, जल में ठोस के भार में आई कमी, भार में आई कमी। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये दो है। पहला का किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व, किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व, ये दो अपेक्षिक घनत्व इसका सूत्र निकालने का ये सूत्र है हमारा, ठोस का वायु में भार में कमी बटे जल में ठोस के भार में कमी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा क्या है, प्लावन, फ्लोटेशन क्या होता है, अब इसको देखते हैं। प्लावन किसे कहा बोला जाता है, प्लावन क्या होता है? प्लावन क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव में तैरने का गुण प्लवन कहलाता है। किसी वस्तु का जो द्रव में, कोई वस्तु जो है द्रव में कैसे तैरती है, उसी का जो प्रॉपर्टीज है, उसी का जो गुण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तैरने का जो गुण होता है वही हमारा प्लवन कहलाता है। इस पे क्या निम्नलिखित दो
इस पे क्या है, निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। इस पे दो बल कार्य करते हैं। पहला है वस्तु का भार, दूसरा का है द्रव का उच्छेप अथवा उत्प्लावन बल। इसको या W1 मान लेते हैं, W1, ठीक है, उत्प्लावन बल, ठीक है। प्लावन, किसी वस्तु के द्रव में तैरने का जो गुण होता है उसको क्या है, प्लावन कहा जाता है, प्लावन कहा जाता है, ठीक है, प्लावन कहा जाता है। तैरते हुए द्रव पर मुख्यतः, तैरते हुए जो वस्तु होती है उस पर मुख्यतः दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक ही तो वस्तु का जो भार होता है वो कार्य करता है, और द्रव का उच्छेप बल अर्थात द्रव पर जो एक बल कार्य कर रहा है, उच्छेप बल, वो कार्य करता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है, चलिए इसमें द्रव भरा हुआ है, मिनट, ये द्रव भरा हुआ है, इसका एक एक इस पे मान लीजिए एक है डब्लू, इसको मान लेते हैं W1, W1, इसका भार क्या हो गया, ये इसका भार W है, और ये एक पिंड है W1, और दूसरा एक ब्लॉक है, इसका भार मान लीजिए यही हमारा क्या W है, इसका भार, ये इसको W2, और एक तीसरा है W3। वस्तु जल में तैरेगी कब, वस्तु जल में तैरेगी कब, कब, जब पहला कंडीशन क्या है, W का जो मान होगा हमारा, वस्तु का जो भार होगा, वस्तु का भार जो होगा बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु का जो भार होगा W1 से बड़ा होगा, तो जल में यह तैरेगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, जो W का मान होगा हमारा, W का मान इक्वल होगा इसके। और तीसरा है हमारा, तीसरा है W इज लेस देन W1, ठीक है। ये प्लावन का सिद्धांत है। प्लावन का किसी वस्तु के द्रव में तैरने का जो गुण होता है उसको प्लावन बोला जाता है, प्लावन बोला जाता है। इसमें वस्तु द्रव, वस्तु का भार और बटे क्या हो, उत्प्लावन बल। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव किसे बोला जाता है। पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव हमारा क्या होता है, द्रवों को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ये सभी हमको मालूम है। द्रव को जब बर्तन में रखा जाता है तो वो क्या है, बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त, जिसकी सतह पर क्या है, कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या है, पृष्ठीय ऊर्जा बोलते हैं। और क्या हो, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है, किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। अर्थात कहने का जो तात्पर्य है, पृष्ठ तनाव जो होता है हमारा, पृष्ठ तनाव जो होता है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा का, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोला जाता है, पृष्ठ तनाव बोला जाता है। जो पृष्ठ तनाव होता है हमारा, पृष्ठ तनाव, जिसको टी के द्वारा डिनोट किया जाता है, तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव को टी के द्वारा डिनोट किया जाता है। टी बराबर होता है एफ अपान यल, पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है हमारा, पृष्ठ तनाव बराबर होता है एफ अपान यल होता है, एफ अपान यल, एफ अपान यल, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है, एफ अपान यल। पृष्ठ तनाव किसे कहा जाता है, पृष्ठ तनाव जो होता है, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा, द्रव के पृष्ठ पर, मान लीजिए ये क्या है हमारा, एक पात्र है, मान लीजिए एक पात्र है हमारा, ये क्या है, ये पात्र है, यहाँ पे पूरा क्या है, द्रव भरा हुआ है, इस पे क्या है, द्रव भरा हुआ है, इस पे मान लीजिए एक काल्पनिक रेखा ये खींच दी गई, मान लीजिए ये क्या है, काल्पनिक रेखा खींच गई, इसकी जो इसकी लंबाई क्या है, यल है, और इस एकांक लंबाई पर जो लगने वाला जो हमारा बल है, एकांक लंबाई, काल्पनिक रेखा जो है हमारी, एकांक लंबाई पर लगने वाले जो बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोला जाता है, ठीक है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को जो हम बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, पृष्ठ तनाव बोला जाता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव बोला जाता है, पृष्ठ तनाव बोला जाता है। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है, जो हमारा बल का मात्रक होता है न्यूटन,
और इस न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और जो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाई जाए, अगर द्रव में क्या है अशुद्धि अगर मिला दिया जाए तो उसका जो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? उसका जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर द्रव में क्या है अशुद्धियाँ अगर हम मिला देते हैं, अगर द्रव में क्या है अशुद्धि अगर हम मिला दें तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है क्या होता है? वो बढ़ जाता है। और अशुद्धि, और उसको जब गर्म किया जाता है, किसी द्रव को जब गर्म किया जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव हो जाता है क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। पृष्ठ तनाव जो होता है क्या होता है? किसी द्रव पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं। और पृष्ठ तनाव जो होता है, अगर द्रव में को हम अशुद्धि मिला दिया जाता है, अगर द्रव में हम अशुद्धि अगर मिला दें तो जो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर द्रव में हम अशुद्धि मिला दें तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर द्रव को हम गर्म करेंगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव हो जाता है घट जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ससंजक बल एवं असंजक बल क्या होता है? ससंजक बल और असंजक बल, ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले, यहाँ पे दिया गया है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ससंजक बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल बोलते हैं। जैसे हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया? जल के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। जो जल के अणु हैं, एक जो जल के अणु होते हैं उनके बीच के जो लगने वाला जो पारस्परिक आकर्षण बल होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ससंजक बल बोलते हैं। और असंजक बल जो होता है हमारा, असंजक बल जो क्या होता है? असंजक बल जो होता है हमारा भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल बोला जाता है। ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है उसको ससंजक बल बोलते हैं। और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल बोला जाता है। ठीक है। जैसे भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य, जैसे शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। ठीक है। जैसे कोई शीशा है, शीशे के ऊपर क्या हम जल के कुछ बूंदे उस पर पड़ी हुई हैं, तो जो जल की बूंदे हैं और जो शीशे के जो कण हैं उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? असंजक बल बोला जाता है। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? असंजक बल बोला जाता है। जैसे कि आप इसमें दिया गया है, शीशे के पात्र में रखे, शीशे का कोई पात्र है उसमें अगर जल रखा गया है तो जल के अणु और शीशे के जो अणु हैं उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है उसको हम असंजक बल बोलेंगे। और ससंजक बल किसको बोला जाता है? जो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल होता है। एक ही पदार्थ के अणु मतलब जैसे जल हो गया और ठोस हो गया, ठोस के मध्य जो बल लगेगा उसको ससंजक बल बोला जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? दिशा शर्मा जी, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले को असंजक बल बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ देखिए केशकात्व। केशकात्व क्या होता है? केशकात्व क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं केशकात्व क्या होता है। केशकात्व क्या होता है? यदि किसी द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत, किसी द्रव द्वारा क्या है? किसी द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को ही केशकात्व कहा जाता है। अर्थात केशकात्व कहा जाता है केश नली में किसी द्रव का चढ़ना, केश नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना जो होता है, उतरना केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केश नली की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उतना उसका अगर केश नली की जो त्रिज्या है अगर ये कम होगी तो जल अधिक ऊपर तक चढ़ेगा, अगर ज़्यादा होगी तो कम ऊपर तक चढ़ेगा। केशकात्व क्या होता है? केश नली का द्रव में, जब केश नली को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव का जो चढ़ने का जो गुण है, द्रव का चढ़ने या उतरने का जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केशकात्व बोला जाता है। जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ये क्या है? एक पात्र है जिसमें क्या है? पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या है? एक केश नली को इसमें क्या है? डुबोया जाता है। केश नली का इसमें जब डुबोया गया तो इसमें जो केश नली में द्रव क्या है उसमें ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे देखिए ऊपर इतना, यहाँ तक यह ऊंचाई तक ये ऊपर चढ़ गए, यह ऊंचाई तक जो है क्या है? ऊपर चढ़ गए हैं। ये जो हमारा चढ़ने का जो गुण है इसको क्या बोलते हैं? केशकात्व बोला जाता है। और इसी प्रकार जैसे मर्क्यूरी में क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसी का जस्ट अपोजिट जब इसमें केश नली को डुबोया जाता है मर्क्यूरी में तो क्या होता है? ये नीचे उतर जाता है। देखिए इसमें क्या है? वाटर यहाँ पे इसमें जो मर्क्यूरी थी यहाँ तक भरी हुई थी, यहाँ तक इस पात्र में यहाँ तक फिल था, जब इसको केश नली को इसमें डुबोया गया तो इसमें क्या है? नीचे की तरफ आ गया।
एच ऊंचाई, इसमें दिया डिनोट किया एच ऊंचाई, ये नीचे की तरफ आ गया है। जो ये प्रॉपर्टीज है, ये जो जो गुण है, इसी गुण को हम केशकात्त बोला जाता है। आपने देखा होगा, जो आपने लालटेन या लालटेन को देखा होगा, लालटेन जो होती है उसमें जो जो उसको उसमें जो लालटेन जो जलता है वो केशकात्त के सिद्धांत पर ही जलता है। वो केशकात्त के सिद्धांत के कारण ही उसमें जो तेल होता है वो बाती के थ्रू क्या है ऊपर जाता है और हमारा लगातार दिया जलता रहता है। वो केशकात्त के सिद्धांत पर ही वर्क करता है केस, ठीक है, वो क्या है केशकात्त के सिद्धांत पर ही वर्क करता है। चलिए और बताते हैं, चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए उदाहरण जैसे दिया गया, खेत की जुताई करने पर, देखिए खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केस नलियां, खेत की जब जुताई करते हैं ना उसमें बनी जो केस नलियां क्या है टूट जाती हैं, केस नलियां टूट जाती हैं, जिससे नीचे का पानी केशकात्त के कारण ऊपर चढ़कर वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। आपने खेत खेत में देखा होगा, खेत को जुताकर उसको जुतवा उसको क्या क्या बोलते हैं, उस खेत को जुताई कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो केस नलियां हैं वो टूट जाती हैं, जिससे कि जो जल की जो नमी होती है वो वाष्प बनकर ऊपर ना आ जाए, और वाष्प बल के ऊपर ना जाए और जल में जो खेत में जो हमारा पर्याप्त नमी बनी रहे, उसी को क्या बोला, यही सिद्धांत पे कार्य करता है कि इसको के। और दूसरा क्या है, स्याही में डुबोकर लिखने वाले पेन, स्याही में डुबोकर लिखने, आप जब छोटे छोटे बच्चे हो गए ना, उससे पहले क्या उनको क्या दिया जाता था, स्याही में डुबोकर लिखने वाला जो पेन होता था नहीं, वो भी हमारा केशकात्त के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। उसमें क्या है, स्याही में डुबोकर लिखने वाला पेन की जो निब होती है, निब की नोक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग भाग केस नली की तरह कार्य करता है। आपने पहले देखा होगा ना, जब छोटे छोटे उसमें जो पहले निब आती थी, निब बोला जाता था उसको, उसमें क्या है, उसको स्याही में डुबोकर तब लिखते थे। उसमें का बीच में एक छिद्र, उसमें क्या है छिद्र किया गया रहता था, और जब उसको पानी में डुबोया जाता था उसमें क्या है स्याही उस छिद्र के माध्यम से ऊपर चढ़ जाती थी और उसको हम कुछ समय तक लिख सकते थे। और जब स्याही खत्म हो जाती थी तो पुनः उसको हम क्या करते थे, फिर डुबो दिया जाता था, पुनः फिर डुबोकर फिर से लिखना प्रारंभ करते थे। ये हमारा जो केशकात्त के सिद्धांत पर ही सब कार्य करता है, ठीक है। जैसे लालटेन में मिट्टी का तेल धागे के मध्य बनी केस नलियों द्वारा ऊपर चढ़कर जलता है, ठीक है। लालटेन में मिट्टी का जो तेल होता है, हमारा मिट्टी का तेल, उसमें जो धागा बना होता है, धागा जो बनाता है वो केस नली का कार्य करता है। उसी केस नली के माध्यम से हमारा जो तेल होता है वो ऊपर तक जाता है और हमारा जो दीपक हो क्या है लगातार जलता रहता है। ये हमारा केस नली के सिद्धांत पे वर्क करता है। उसी प्रकार से हमारा मोमबत्ती का जो मोमबत्ती है हमारी, उसमें भी मोमबत्ती में भी हमारा केस नली का सिद्धांत कार्य करता है। मोमबत्ती तथा मोम के भीतर लगे धागे के मध्य बनी केस नलियों से ऊपर चढ़कर जलता रहता है। ये सब हमारा केस नली के सिद्धांत पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को केस नली क्या होता है। माय ड्रीम जी गुड आफ्टरनून, माय ड्रीम जी। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना कि केशकात्त क्या होता है। केशकात्त क्या होता है, एक क्या है, केशकात्त का है एक प्रॉपर्टीज है। केशकात्त एक बार फिर से आपको बताते हैं केशकात्त क्या होता है। केशकात्त का जब केस नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है, जब केस नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना का जो गुण होता है, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, केशकात्त बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं श्यानता किसे कहते हैं। श्यानता क्या होता है, श्यानता मीन्स क्या होता है, गाढ़ापन। श्यानता मीन्स क्या होता है, गाढ़ापन। श्यानता क्या होता है, द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग, द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य जो सापेक्ष वेग होता है, सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला श्यान बल कहा जाता है। द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला जो बल होता है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोला जाता है। एवं द्रव का अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का जो गुण होता है, उनको क्या बोलते हैं, श्यानता कहते हैं। द्रव अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं, द्रव की विभिन्न परतों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, विभिन्न परतों के मध्य लगने वाला विपरीत बल जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। जैसे हम समुद्र का जो पानी जो होता है हमारा, कहता हूँ शांत बोला जाता है, होता है ना, वो क्या शांता के सिद्धांत पर ही वो वर्क करता है। कि जो द्रव क्या होता है हमारा विभिन्न परतों के मध्य होकर, वो क्या द्रव क्या विभिन्न विभिन्न लेयरों में द्रव हमारा क्या होता है, बहता है। द्रव हमारा क्या है, विभिन्न लेयर में बहता है, ऐसे ऐसे विभिन्न लेयर में बहता है। जो सबसे निचला जो लेयर होता है वो क्या होता है, हमारा शांत होता है। जो सबसे निचला लेयर क्या होता है, वो क्या होता है, शांत होता है। सबसे जो निचला लेयर होता है द्रव का,
द्रव का जो सबसे निचला लेयर होता है वो क्या होता है, उसका वेग क्या होता है, कम होता है। आपने देखा होगा द्रव का जो सबसे निचला लेयर होगा वो सब उसका वेग क्या होगा, कम होगा, और द्रव का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होगा उसका वेग अधिक होता है। ये क्यों होता है, और जैसे ये हमारा ये एक परत होगा, ये इस दिशा में अगर ये मूव कर रहा है, पानी बह रहा है इस दिशा में वी वेग से, और इसके जो निचली परत होगी, उसकी जो निचली परत होगी ये क्या करेगी, पहली परत परत के वेग का क्या करेगी, विरोध करेगी, बहने का क्या करेगा, विरोध करेगा। यही हमारा श्यानता का सिद्धांत है। यहाँ पे देखिए दिया गया है पानी की श्यानता क्या होती है, कम होती है, और शहद की श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। पानी की जो श्यानता होती है वो कम होती है, पानी की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, कम होती है, इसमें बहने का गुण अधिक होता है। और जो हमारा शहद होता है इसका श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। इसका जो है पानी की श्यानता कम होती है, इसमें बहने का गुण अधिक होता है, और शहद का क्या होता है, गाढ़ापन अधिक होता है, श्यानता अधिक होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं और देखिए थोड़ा और बताया गया है कि एक आदर्श आदर्श तरल द्रव, जो एक आदर्श तरल द्रव होता है, आदर्श द्रव, ऐसा आदर्श द्रव होता नहीं है, लेकिन एक आदर्श जो तरल द्रव होता है उसकी जो श्यानता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। आदर्श आदर्श जो द्रव होता है उसकी जो श्यानता होती है शून्य होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर ये पूछा जाता है कि आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है क्या होती है, आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, और श्यानता के कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल का होना 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 द्रवों की अपेक्षा में श्यानता का बहुत कम होती है। द्रवों के ताप में वृद्धि होने पर उसकी श्यानता घटती है। द्रव के ताप में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो उसकी श्यानता क्या होती है, घट जाती है। द्रव के ताप उसे टेम्परेचर में अगर वृद्धि करेंगे तो द्रव की जो श्यानता होती है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जबकि गैसों का ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता बढ़ती है। अगर हम द्रव का टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, द्रव का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी श्यानता कम हो जाएगी। और जबकि गैसों का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता बढ़ जाएगी। गैसों की श्यानता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की जो श्यानता हो जाएगी बढ़ जाएगी, और द्रव की श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्यानता गुणांक क्या होता है। श्यानता गुणांक क्या क्या होता है, किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव की जो श्यानता होती है उसको श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब श्यानता गुणांक बराबर होता है एक बार मैं लिख देता हूँ। श्यानता गुणांक बराबर होता है श्यानता गुणांक श्यानता गुणांक बराबर होता है श्यानता गुणांक बराबर होता है श्यानता गुणांक बराबर होता है इसका एसआई मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होता है। श्यानता गुणांक को हम क्या बोलते हैं, ईटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ईटा, इसको क्या है, ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। श्यानता गुणांक बराबर हो जाएगा श्यानता गुणांक, इसका एसआई मात्रक हो गया, ये हो गया श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात द्रव्यमान बटे लंबाई इंटू सेकंड। और इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड। इसको ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। श्यानता गुणांक को ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक अन्य मात्रक भी है, इसका एक अन्य प्लायज, इसका एक अन्य मात्रक है प्लायज बोला जाता है। इसको प्लायज भी बोला जाता है। एक प्लायज बराबर होता है एक प्लायज बराबर होता है 1/10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीमांत वेग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम जैसे गैस अथवा द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तु पर मुख्यतः दो दिशाओं में बल कार्यरत होते हैं। एक तो होता है गुरुत्व बल वस्तुगत की दिशा में, तथा माध्यम का श्यान बल एवं उत्प्लवन बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में। सीमांत वेग क्या होता है, जब किसी वस्तु
किसी तरल माध्यम में गैस या अथवा द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तु पर दो बल कार्य करता है। एक तो हमारा क्या होता है, दो बल कार्य करते हैं। पहला क्या है, गुरुत्व बल जो गति की दिशा में होता है, गुरुत्व बल जो होता है हमारा गति की दिशा में होता है। और दूसरा उसके जस्ट विपरीत दिशा में जो उसको उत्प्लवन बल बोलते हैं, जो उसका विरोध करता है। और अर्थात प्रारंभ में वस्तु का वेग गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में बढ़ता जाता है। प्रारंभ में जो वस्तु का जो वेग है वो गुरुत्वीय प्रभाव के कारण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में बढ़ता जाता है। परंतु समय के साथ साथ क्या है, श्यान बल भी बढ़ता जाता है। समय के साथ साथ उसका श्यान बल भी बढ़ता जाता है। अंततः श्यान बल एवं उत्प्लवन बल का योग गुरुत्व बल के समान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वस्तु का जो त्वरण होता है हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है। और वस्तु का एक नियत वेग से गिरने लग और वस्तु का जो जो जल हमारा होता है एक नियत वेग से गिरने लगती है। यही जो नियत वेग हमारा है इसी को हम सीमांत वेग कहते हैं। जो यही नियत वेग है हमारा इसी को हम सीमांत वेग कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम में अर्थात किसी तरल या गैस में गति करती है तो उसपे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो बल की दिशा, एक गुरुत्व बल कार्य करता है जो उसके जो द्रव के वेग की दिशा में होता है, और उसके जस्ट एक अपोजिट बल कार्य करता है जो जिसको उत्प्लवन बल बोलते हैं, वो उसके गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब दोनों बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो हमारा जो द्रव है एक निश्चित वेग से गति करने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम सीमांत वेग बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। स्टोक का नियम क्या है, स्टोक का नियम क्या होता है, किसी तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए गोले अर्थात वस्तु पर माध्यम की सतहों द्वारा आरोपित श्यान बल का मान उस गोले की त्रिज्या, तरल की श्यानता तथा सीमांत वेग पर निर्भर करती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा क्या बोलते हैं, स्टोक का नियम जो हमारा है, स्टोक का जो लॉ का सूत्र है, इसको वस्तु पर आरोपित श्यान बल, वस्तु पर आरोपित श्यान बल जो होता है, श्यान बल अर्थात F बराबर होता है, श्यान बल जो F बराबर होता है 6 पाई रो आर वी, 6 पाई रो आर इंटू वी। ठीक है, ये हमारा श्यान स्टोक के नियम के अनुसार ये हमारा श्यान बल का जो है सूत्र है। इस जहाँ पे रो हमें ये तरल की श्यानता है, रो क्या है, तरल की श्यानता है, आर क्या है, त्रिज्या है, वी क्या है हमारा, वी हमारा क्या है, सीमांत वेग है। ठीक है, वी क्या हमारा है, सीमांत। यह बराबर 6 पाई रो इंटू आर इंटू वी, जहाँ पे हमारा रो क्या है, ये श्यान बल है, और आर क्या है, त्रिज्या है, वी क्या है, सीमांत वेग है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, धारा रेखी प्रवाह और हमारा एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। दो प्रकार के प्रवाह होते हैं। एक होता है हमारा धारा रेखी प्रवाह, एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, ये देखिए, धारा रेखी प्रवाह जो होता है, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरते हैं, उन्हें धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। अर्थात क्या कहा गया, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें क्या है, एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ से होकर गुजरते हैं, उन्हें धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह में द्रव में प्रत्येक के कण के चलने का जो मार्ग होता है एक ही होता है, उसको क्या बोला जाता है, धारा रेखा बोला जाता है। अर्थात चलिए आगे दिखाते हैं हम। यहाँ पे देखिए धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह का जो फिगर बनाया गया है, अर्थात द्रव के प्रत्येक कण क्या है, एक ही मार्ग से होकर गुजर रही है। देखिए द्रव के प्रत्येक कण हमारे जो है एक ही मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धारा रेखी प्रवाह बोलते हैं। अर्थात ऐसा प्रवाह ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के प्रत्येक कण एक ही मार्ग से होकर गुजरे, ऐसे प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह बोलते हैं। और वह प्रवाह जो होता है उसे हम धारा रेखी प्रवाह बोला जाता है। इसमें द्रव के जो प्रत्येक कण हैं एक ही मार्ग से होकर गुजर रहे हैं, और ऐसे प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह बोला जाता है। और ये जो प्रवाह जिस मार्ग से होकर उसे धारा रेखा बोला जाता है। और इसी के जस्ट विपरीत है, द्रव के प्रत्येक कण, इसमें देखा विभिन्न विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति। अर्थात द्रव के जो कण होते हैं जब टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, विक्षुब्ध प्रवाह। ऐसे प्रवाह को क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। चलिए इसे दिखाते हैं। धारा रेखी प्रवाह के अंतिम वेग के बाद
प्राप्त वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। धारारेखी प्रवाह के बाद, जब धारारेखी प्रवाह के बाद अंतिम वेग के बाद प्राप्त जो वेग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग वेग बोलते हैं, क्रांतिक वेग कहा जाता है, क्रांतिक वेग वेग कहा जाता है। यदि धारारेखी का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए तब द्रव कणों की गति, यदि जो धारारेखी प्रवाह है अगर वो विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए तब द्रव के कणों की जो गति होती है, गति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसे क्रांतिक वेग कहते हैं। तथा द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तब इस प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है, तथा यदि द्रव प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि धारारेखी प्रवाह क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। सिंपल सा धारारेखी प्रवाह क्या होता है, अर्थात ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के प्रत्येक जो कण होते हैं वो एक ही मार्ग से होकर गुजरे, तो उसको क्या बोलते हैं? धारारेखी प्रवाह बोला जाता है। और जब द्रव के प्रत्येक कण जो होते हैं विभिन्न विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हैं, विक्षुब्ध मार्गों से होकर गुजरते हैं, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में होकर गति करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बर्नौली प्रमेय क्या होता है, बर्नौली का जो प्रमेय हमारा सिद्धांत क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय क्या है? चलिए देखिए, बर्नौली का प्रमेय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बर्नौली का प्रमेय, जब कोई आसान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारारेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है। कहा गया है कि जब कोई आसान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारारेखी प्रवाह में गति करता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है क्या होती है? निहित, मतलब नियत होती है। संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। जब कोई आसान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारारेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है एक नियत होती है। यहाँ देखिए, धारारेखी प्रवाह में प्रवाहित रहते हुए आदर्श द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा, अर्थात संपूर्ण ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? कि नियतांक होता है। अर्थात नियतांक बराबर हमारा क्या हो जाएगा? नियतांक बराबर पी रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हमारा बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत है। यही हमारा बर्नौली प्रमेय का सूत्र है। यह क्या है? हमारा बर्नौली प्रमेय का सूत्र है। यह क्या है? बर्नौली प्रमेय का सूत्र है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय का यह क्या है? सूत्र है। एक मिनट, यह क्या हमारा बर्नौली प्रमेय का सूत्र है? हाफ रो बी स्क्वायर, पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हमारा क्या है? बर्नौली प्रमेय का सूत्र है। जब कोई आसान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारारेखी, या आसान द्रव बोल सकते हैं, या तो आदर्श, जब कोई द्रव आदर्श द्रव होता है, जब कोई आसान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारारेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है क्या होती है? एक नियत रहती है। संपूर्ण ऊर्जा मतलब क्या हो गई? दाब ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये क्या होती है? उसका एक बराबर क्या होता है? एक नियतांक, अर्थात नियतांक बराबर क्या होता है? रो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये हमारा बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत है। रोशनी IAS एकेडमी, थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया रोशनी जी। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? ये द्रव के जो सामान्य गुण का जो संपूर्ण टॉपिक था हमने इसमें कवर कर दिया है आपका। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अच्छा लगा पढ़ने के तरीका कि नहीं, ये बताइए। आप लोग समझ में आया कि नहीं सभी को? दिव्या शर्मा जी, जी सर। अक्की जी, बहुत बढ़िया। ओजीए वाले, नाइस क्लास सर, बहुत बढ़िया अक्की जी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। टाइम भी हो चुका है और यहीं पे हम लोग क्या अपनी क्लासों को क्या करेंगे? एंड करेंगे अपनी क्लास को। और देखिए, जितना जल्दी हम क्लास एंड कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग एमसीक्यूज लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर इसका पूरा लेकर आएंगे, जिससे कि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है, चलिए बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए, क्लास बढ़िया लगी? चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली क्लासेज जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले और आप हमारे क्लास में सबसे पहले आ सकें। दिव्या शर्मा जी, बहुत खूब सर, धन्यवाद। विनय पटेल जी, नाइस क्लास, बहुत बढ़िया विनय जी। चलिए
सभी को। इसके बाद क्या है, हमारी मैथ की क्लास है जो आकाश सर हमारे ले रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको शेषफल निकालना बता रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीका, बहुत शानदार तरीका बता रहे हैं, यूनिक तरीका है सभी का, ठीक। उनका उनके पढ़ाने का जो अंदाज है एक अलग ही है, तो उनके क्लास में आप जरूर आइए, ठीक है वो। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास को एंड करते हैं। सर हमारे यहाँ हैं, वो इंतजार भी कर रहे हैं। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।